सभी का पुनः स्वागत है इस भाग में। ज्ञान कुंजी 3 और आज का विषय है परिवार और परिवार में होने वाली कठिनाइयाँ और पारिवारिक सुख और दुख। इस खूबसूरत सुबह को सलाम करते हैं और आप सभी लोगों को भी सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं आज का ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि परिवार ही एक ऐसी इकाई है जहाँ से हमारी सारी मुसीबतें भी शुरू होती हैं और सारी खुशियाँ भी शुरू होती हैं। खुशियाँ, गम सभी परिवार के हिस्से हैं। तो कैसे परिवार में हम खुशियाँ लाएं और कैसे अपने परिवार में आनंद से जिएं और क्या क्या समस्याएं मेरे देखे परिवार में आती हैं, उन पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य का जन्म पिता के एक कोशिका और माता की एक कोशिका के मिलने से होता है। और एक बार में अरबों कोशिकाएं इस बात के लिए संघर्ष करती हैं कि उन्हें मनुष्य योनि मिले। और कोई एक कोशिका जो होती है, कोई एक स्पर्म जो होता है, वो उस दौड़ में सबसे आगे निकल जाता है, जिसका संगठन मजबूत होता है, जिसमें ऊर्जा अधिक होती है, वही उस लक्ष्य को भेद पाता है और एक शरीर का निर्माण के लिए तैयार होता है। गर्भ में क्या होता है, जब एक कोशिका, दो कोशिकाएं मिल गई तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से अरबों खरबों कोशिकाएं, अंग हमारे बनने लगते हैं। अब वहां पर कोई बनाने वाला नहीं है, ये मैं समझना कोई ब्रह्मा वहां पर बैठ के बना रहा है। वो कोशिका स्वयं ही अपने आप में सक्षम है सृजन करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर वो ताकत है कि वो सृजन कर सकती है और वही सृजन करती है, वही डिसाइड करती है सब कुछ। बहुत सारी कोशिकाएं जब मिल बन जाती हैं तो वही डिसाइड करती हैं कि कब उसको क्या बनना है, उसको क्या कौन सा अंग बनना है, उसको कौन सा अंग बनना है, उनको कौन सा अंग बनना है। जो कोडिंग है उसके अंदर ना, आप जिसको डीएनए कहते हो, उस डीएनए से भी बहुत गहरी कोडिंग्स होती हैं जो तय करती हैं कि किसको क्या बनना है। जैसे हम समाज को बनाते हैं तो कहीं सड़कें बनाते हैं, कहीं मकान, कहीं पार्क, कहीं फैक्ट्री, कहीं बिजली घर, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, ये सब हम तय करते हैं। तो हम भी उस कोशिका की तरह काम करते हैं, हमें पता है कि हमें कहाँ क्या करना है। यहाँ तो एक सरकार होती है जो ये सब चीज़ों को तय करती है, पर जब मनुष्य जीवन गर्भ में आता है तो वहाँ कोई सरकार नहीं होती है, वो जो कोशिकाएं हैं वो ही सरकार है। तो चलिए, ये तो शुरुआत की बात है। और शुरुआत के बाद जब बच्चा जन्म लेता है परिवार में तो बहुत प्यार करते हैं उसको माँ बाप, बड़ी उम्मीदें होती हैं उनको और बहुत प्यार करते हैं, फिर उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। कई समस्याएं भी आती हैं, किसी का पैसे होते हैं, किसी का नहीं होते हैं, कोई उनको अच्छा पढ़ा लेता है, कोई नहीं पढ़ा पाता है। और फिर भाई बहन भी होते हैं परिवार में, उनके बीच में प्यार होता है, झगड़ा भी होता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है और नौकरी करने लगता है तो फिर माँ बाप को चिंता होती है, वैसे शादी करनी है, शादी के लिए लड़की ढूंढते हैं या लड़का ढूंढते हैं। और आजकल तो
सब लड़कियां और सब लड़के खुद ही को ढूंढ ले रहे हैं, उसके लिए माँ बाप को कष्ट करना ही नहीं पड़ता। ये भी एक अच्छी बात है और बुरी बात भी। क्योंकि अगर कोई लड़की और कोई लड़का इस वीडियो को देख रहा है तो मैं बताऊं कि माँ बाप की मर्जी से शादी करना और स्वयं की मर्जी से शादी करने में क्या फर्क होता है। आप जब 20-21 साल में ये फैसला ले लेते हैं या 16-17 साल की उम्र में फैसला लेते हैं प्यार वाला, तो आप परिपक्व नहीं है, आपको पता नहीं है, केवल आप भावावेश में अट्रैक्शन के प्रभाव में आकर ये फैसला लेते हैं। लेकिन जीवन की सच्चाइयां अलग है। उसके अंदर जिससे तुम शादी कर रहे हो या जिससे प्यार कर रहे हो, जब उसका पता कब चलेगा, जब वो तुम्हारे साथ रहने लगेगा, तब उसकी असलियत सामने आएगी, उसकी गंदगियां सामने आएंगी और तुमको बर्दाश्त नहीं होंगे। और फिर तलाक की स्थितियां आती हैं, मारपीट की स्थितियां आती हैं, बहुत बुरी स्थितियां आती हैं। और माँ बाप को भी बहुत होशियार नहीं कहूंगा, क्योंकि वो भी क्या पंडित के पास जाएंगे, वो तुम्हारी कुंडली मिलवाएंगे। तो कुंडली जो मिलवाते हैं वो भी एक ज्योतिष तीसरी आंख है। तो कई हद तक, कई मायनों में वो चीजें ठीक बैठती हैं। अब इस ज्योतिष पर मैं चर्चा नहीं करूंगा अभी, क्योंकि ज्योतिष सच है या झूठ है ये बाद में फिर कभी इस टॉपिक को लेंगे। लेकिन मैंने जो देखा है, मैं खुद से कक्षा 7-8 से ये काम कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी का, तो मेरे अनुभव के आधार पर वो चीजें होती है। अब जो है पति पत्नी साथ में है, तो जो पत्नी है वो एक अजीब प्राणी है। वो पति से प्यार भी करती है और पति को डांटती भी रहती है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि कोई भी पत्नी अपने पति से ढंग से क्यों नहीं बोलती है। मतलब बोलती होंगी, ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो ज्यादा अनुभव देखा है, ऐसे बोलती है जैसे उसे बच्चा समझती है। उसे बोलने का जो टोन होता है, प्रेम का टोन नहीं होता। भले ही वो प्रेम करती हो, और प्रेम ही मुझे लगता है कि वो स्वार्थवशी होता है, क्योंकि पति कमा के ला रहा है, पत्नी को खिला रहा है, बच्चों को दे रहा है, तो स्वार्थ तो कहीं न कहीं है। और पति की आजादी पत्नियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। अगर पति आजादी, जैसे मैं एक आजाद परिंदा हूँ, तो मेरी पत्नी को बर्दाश्त नहीं है। वो ये चाहती है कि मैं एक दायरे में संकुचित रहूं। मैं कहीं जाऊं तो पूछ के जाऊं, कहीं आऊं तो पूछ के आऊं। और अधिकतर ऐसा होता होगा, 80%, 90%। जैसे कभी कई बार क्या होता है, पुरुषों की आदत होती है कि उनकी यारी दोस्ती बहुत होती है और उनकी पार्टी शार्टी बहुत होती है, और पत्नियों को पता चल जाए कि मेरा पति पार्टी में जा रहा है, तो उसको कभी खुशी से नहीं जाने देंगे। उसको पहली बात तो जाने नहीं देंगे। वो जबरदस्ती चला भी गया तो उसका आके उसको, और उसके एक आध पैक मार लिए वहां जाके, तो फिर उसकी खैर नहीं। तो ये क्या है? मैंने तो ये कहा कि पति को पत्नी को पूरी आजादी देनी चाहिए, भाई तुम्हें जो करना है वो करो। और पत्नियों को भी पति को पूरी आजादी देनी चाहिए, तुम्हें जो करना है वो करो। तुम्हारी लाइफ है, इट्स योर लाइफ। अपनी लाइफ को अपने ढंग से जियो। ऐसे माँ बाप भी चाहते हैं बच्चों से कि तुम हमारे ढंग से जियो। सास चाहती है बहू से कि हमारे ढंग से जियो। दोस्त चाहता है दोस्त से हमारे ढंग से जियो। अरे भाई, हम एक दूसरे को गुलाम बनाने क्यों सोचते हैं? अपनी अपनी आदतों के, अपनी जो पसंद है उसका गुलाम बनाने की हम सोचते हैं। अगर कोई हमारा गुलामी करता है तो हमारा अच्छा दोस्त हो जाता है, हमारी बात मान लेता है। और कोई गुलामी नहीं करता है तो वो हमारा दोस्त नहीं होता है। तो ये गुलामी करवाने की जो आदत है मनुष्य की, ये ठीक नहीं है फैमिली में।
आजादी से मेरा मतलब क्या है? तुम्हारा प्रश्न ये है कि आजादी मतलब क्या? आजादी का मतलब अपने आप को समग्र रूप से व्यक्त कर पाना। तुम जैसे हो, तुम जो व्यक्त करना चाहते हो संसार में आए हो। जैसे मुझे वीडियो बनाने में मजा आता है, आप लोगों से बात करने में मजा आता है, मुझे घूमने में मजा आता है, मुझे प्रकृति की गोद में बैठने में मजा आता है। तो इस ये है आजादी, इसको जी रहा हूं मैं। और इसको जीने में अगर कोई बाधा पहुंचाए तो ये अच्छी बात नहीं है। बच्चे भी देख रहा हूं आजकल, माँ बाप की बात की अवहेलना करते हैं और नहीं मानते हैं। उनको कितना समझाओ, जोर से बोलते हैं। हम अपने समय में मेरे माँ बाप से अभी जोर से नहीं बोलते थे। आजकल के बच्चे माँ बाप को डांट जाते हैं और माँ बाप डरते हैं। अद्भुत बात तो ये है, डरते हैं। तो साम दाम दंड भेद ये यूज करना चाहिए माँ बाप के। बच्चों को इतना मुंह मत लगाओ कि वो तुमको ही डांट जाए, है ना। आजादी दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उस आजादी का फायदा उठाएं, क्योंकि वो अभी परिपक्व नहीं है। परिपक्वता में आजादी फलती फूलती है और अपरिपक्व आजादी क्या होती है? नुकसानदायक होती है। अपरिपक्व आजादी मनुष्य को गलत रास्ते में ले जा सकती है। इसीलिए परिवार को अगर आपने सही ढंग से रखना है तो आपको कभी कभी एक प्रभाव रखना पड़ेगा परिवार में। आपसे डरना भी उनको चाहिए। प्रेम तो करें ही, और एक भाई भी होना चाहिए कि अपने पिता से बच्चों को भय होना चाहिए थोड़ा बहुत। पत्नी को भी अपने पति से थोड़ा बहुत भय होना चाहिए। ये नहीं कि पत्नी जो कहे, जो करवाए वो कर डालो। नहीं, आपकी आप परिवार के मुखिया हैं। आप समझ लो, अगर देश है तुम्हारा परिवार तो आप उसके प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री से पब्लिक को थोड़ा सा भय होना चाहिए, तभी वो पब्लिक सही रास्ते में चलेगी। अगर डर ही नहीं होगा, अपनी मर्जी करेगी, तुम भी परेशान, वो भी परेशान, दुनिया परेशान। तो जो नवयुवक कभी शादी करें तो ये बात का जरूर ध्यान रखें, अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करें, बहुत इज्जत दें, पूरी आज़ादी दें, पर अगर वो गलत तरीके से चल रही है तो उसको डांटें भी, और जरूरत पड़ने पर जरूरत पड़ने पर डांट भी लगाएं। और बाकी तो फिर अभी आगे आप समझदार हैं, अगर आगे की जरूरत पड़ती है तो उसमें भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो लाइन पे रखना है, मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है। अब लेकिन उसके लिए आपको भी समझदार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं और अहंकारी व्यक्ति हैं और उसको अपने चरणों की दासी बना के रखना चाहते हैं। ये नहीं, गलती होने पर आपको सही होना पड़ेगा। अगर आप डांट रहे हैं किसी को या कुछ पनिशमेंट दे रहे हैं तो इसीलिए आपको सही खुद होना पड़ेगा। तभी आपको अधिकार है कि आप किसी को डांट सकें या उसको समझा सकें। अगर आप ही खुद गलत हैं तो फिर आप क्या ही समझाएंगे, और आपकी बात की वैल्यू ही क्या रहेगी। भाइयों के बीच में अलगाव होता है प्रॉपर्टी को लेके। अधिकतर एक केस मेरे सामने आया है धन को लेकर। मैं बड़ा भाई हूँ, हमारे 5 भाई हैं, तो थोड़ा बहुत मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा ज्यादा तो नहीं। तो करना क्या है आपने, देखिए प्रॉपर्टी, अगर आप बड़े भाई हैं तो आपने सब में बराबर हिस्सा दे देना है, अगर पैतृक संपत्ति है तो। अगर आपका छोटा भाई या कोई भाई गरीब है या कम पैसे वाला है और आप ज्यादा पैसे वाले हैं तो तब भी आप उसको दे सकते हैं, आपकी इच्छा है, उसे देना ही चाहिए, क्योंकि आप बड़ा भाई पिता के समान भी होता है। और अगर आपका छोटा भाई असक्षम है तो आपने उसको भी हिस्सा देना चाहिए और उसकी हेल्प करनी चाहिए। इससे क्या है, आपका माना 4-5 लाख रुपए चला गया, लेकिन प्रेम जो आपको मिलेगा, उससे जो सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, जो प्रेम मिलेगा,
उसकी कोई कीमत नहीं है। आप अब पूछ रहे हैं मेरे से कि मैंने जो अपने भाइयों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी मुझे उनने उल्टा ही समझा, गलत ही समझा। ऐसा होता है। वो असल में क्या है, दूसरा ये समझता है नहीं मुझे क्यों दे रहा है, मतलब वो कोई इतना महान तो हो नहीं सकता जो मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दे रहा है, जैसे इसकी कोई चालाकी है। तो वो आपके अंदर गंदगी, गलतियां ढूंढने की कोशिश करेगा और आपसे नफरत करेगा। ऐसा भी हो सकता है, और मोस्टली होता है। आप ये मत सोचिए कि आपको रिवार्ड में क्या मिलेगा। आप जब भी भला करते हैं किसी का, तो ये बिल्कुल उम्मीद मत रखिए कि मुझे रिवॉर्ड में भला ही मिलेगा। हाँ, इन होल आपको यूनिवर्स आपको देगा उसका रिवॉर्ड, क्योंकि आपके अच्छे कर्मों का रिफ्लेक्शन तो आपके साथ होगा ही होगा, है ना। वो आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, वो खुद देख लेगा इस बात को। लेकिन आप अपनी तरफ से सही करिए, खासकर प्रॉपर्टी के मामले में। लोग जरा सी इंच भर के लिए लड़ जाते हैं, भाई आपस में लड़ जाते हैं, इतना जमीन का टुकड़ा मेरा है, वो कहता है मेरा है। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। अरे चला जाने दो, क्या है। 1 फुट तुम्हारे छोटे भाई ने ले भी लिया तो कौन सा तूफान मच गया। अब ये करते हैं पत्नियां, पत्नियों के इशारों पर नाचोगे। पत्नियां कान भरती हैं, मैंने देखा है। नहीं ये करो, नहीं वो करो, नहीं तुम्हारा तो करे नहीं, नहीं तो ये। नो, साइलेंट। इट्स माई मैटर। आई एम प्राइम मिनिस्टर, नॉट यू। यू आर होम मिनिस्टर, जस्ट कीप योर माउथ शट। ठीक है, सीधे सीधे बोल लो। तो इससे क्या होगा, डिसीजन सही आएंगे, और डिसीजन सही आएंगे तो झगड़ा नहीं होगा परिवार में। अब एक और प्रॉब्लम आती है आजकल बेटियों की तरफ से। बेटियां भाग जा रही हैं, शादी कर ले रही हैं, फिर पछता के सर मुड़ाते हुए ओले पड़े, 1 साल साथ में रही और फिर लगा कि ये तो बहुत खराब आदमी है, और बस मैंने तो गलती कर दी। हम्म। अब वो बेटी घर वापस आती है तुम्हारे पास, तो उसको स्वीकार कर लो, उसे भगाओ मत। गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं, बच्ची है तुम्हारी, ये बच्चा है तुम्हारा, गलती कर दी उसने, तो उसको फिर से समझाओ, बेटा ये तुमने चलो पाठ ले लिया ना, यू हैव टेकन लेसन, देन यू कम केम बैक। अब दोबारा ऐसी गलती मत करना, क्योंकि आज के हिसाब से मैं तो ऑनेस्टली आई एम टेलिंग कि शादी ही नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आज के जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो इलिटरेट है। क्या है? इलिटरेट, अनपढ़। अब अनपढ़ लोग ऐसी गलत गलत हरकत करेंगे। अब लोग कहेंगे क्या बोल रहा है ये, अविनाशी क्या बोल रहा। लिटरेट, आजकल तो सब लिटरेट है। नहीं, वो उसको लिटरेसी नहीं कहते हैं। आपने साइंस पढ़ ली, आपने फिजिक्स पढ़ ली, आपने केमिस्ट्री पढ़ ली, तो क्या लिटरेसी, क्या 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 बुद्धि आएगी आपके अंदर। तुम वैज्ञानिक ही तो बन पाओगे या साइंटिस्ट बन लोगे, पर फैमिली, समाजवाद, सामाजिकता, प्रेम, रिश्ते नाते, ये तो कब पढ़ा तुमने, कहाँ पढ़ा, कहीं पढ़ा, किसी बुक में पढ़ा? नहीं पढ़ा। तो इस मामले में क्या है, आप इलिटरेट हैं, बिल्कुल अनपढ़ हैं, तो आपको पता ही नहीं है कैसे जो है चीजें होती हैं, कैसे घटनाएं घटित होती हैं फैमिली में, परिवार में, समाज में। अब तुमने एटम के बारे में पढ़ लिया, एटम से पूरी दुनिया बनी है ना, पर एटम क्या क्या काम करता है, उसके अंदर फीलिंग भी होती है, इमोशंस भी होते हैं, बॉन्डिंग भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है एक एटम के अंदर। तो वो चीजें नहीं पढ़ी तुमने, तुमने तो केवल एग्जाम पास करने के लिए उस चीज को पढ़ा। तो आप जो है इस बात को गहराई से समझिए कि पारिवारिक जो ताना बाना है, ये आप सभी लोगों के हाथ में है। अपने परिवारों को एकजुट रखिए, भाइयों में बंटवारा मत करिए, पहली बात एक साथ रहिए। चाहे तुम किचन अलग कर लो, कोई बात नहीं है, लेकिन आपस में बैठना, उठना, बोलना, चालना, और जो हमारे त्योहार होते हैं उनको एक साथ मनाना, एक साथ खाना उस टाइम पे, तो एक बॉन्डिंग बनी रहनी चाहिए। लेन देन, जैसे मानो 4 भाई साथ रहते हैं तो अलग अलग उनके क्वार्टर अलग अलग हैं, रूम अलग अलग है। जैसे आप सब्जी का आदान प्रदान कर रहे हो, कुछ आपके घर में आ गए हो,
आपने वहां दिया, वहां से कुछ आ गया यहाँ दिया। तो इससे क्या है, आपस में प्रेम बना रहता है। और दूसरा, ये जो निंदा रस औरतें लेती हैं, है ना, निंदा रस को वो बहुत पीती हैं, ये है निंदा रस, तो इसको गजब पीती हैं वो। और बहुत तेज, क्योंकि शराब तो पीती नहीं है औरतें, तो निंदा रस पीती हैं, तो उसमें उनको बहुत आनंद आता है, बहुत नशा हो जाता है उनको निंदा रस पी के। दूसरे की बुराई, मोहल्ले की जो खबरें रखना, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या, उसमें मतलब, और जो है धारावाहिक जो देखती हो, और मतलब उनके शॉर्ट्स देखने मैंने देखा है, उनके शॉर्ट्स का जो लेवल होता है जो देखती हो, और या तो, और वो जो झूठी प्रेम कहानियां जो टीवी में चलती रहती है, उनको देखती हो, फालतू की कहानियां, तो इससे उनके दिमाग में क्या प्रभाव पड़ता है, वही प्रभाव पड़ना है, वही फिर फैमिली में लागू करती हैं। अब अगर आपके तरफ से प्रश्न आ रहा है कि अगर कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहे हो अगर आप फैमिली में, तो अपने आप को उससे अलग कर लो। अलग मतलब रहो वहीं, पर मेंटली आप रिलेशन तोड़ दो। आप अपनी ड्यूटी निभाओ। जैसे मैं अपना फर्ज यानी कि मनी दे देता हूँ घर में, कर खाओगे जो करना है, बाकी मेरी लाइफ में दखल मत करो, मुझे अपने ढंग से जीने दो। इस वजह से क्या है कि मेरी पत्नी बहुत परेशान रहती है, और मुझे पागल समझती है, मैड, कि इनको तो जो है पागल हो गए हैं। आज से नहीं, जब से मेरी शादी हुई तब से, 29 से आज तक, अभी तक उसने मुझे कभी इंसान नहीं समझा, पागल ही समझा। अब मुझे कोई बुरा भी लगता नहीं इस बात का। मैंने कहा ठीक है, उसका जो मेंटल लेवल है वो ऐसा ही है। ऐसे हर घर की कहानी है। कहीं पर पत्नियों को अपने पति में कोई कमी नजर आती है, कहीं पर कोई कमी नजर आती है, कहीं पर कोई कमी नजर आती है। ऐसा नहीं है कि कमी ही नजर आती है, वो पीठ पीछे आपकी तारीफ भी करती होंगी, लेकिन मुंह के सामने वो उनका जो प्रेजेंटेशन होता है वो ऐसा ही होता है। तो पारिवारिक दुखों से परेशान नहीं होना है, और बहुत जल्दी ही हमारी मस्ती की पाठशाला शुरू होगी, तो वहां पर ये सब मुद्दों पे चर्चा होगी, और इनकी समाधान हम बताएंगे, कैसे करना है, कैसे अपने आप को जगाना है, कैसे अपने विवेक को जगाना है, अपने चक्रों को जगाना है, ताकि आपकी जो ऊर्जा है गलत दिशा में प्रभावित न हो, और सही दिशा में उसका प्रवाह चले, और सही दिशा में अगर उसका प्रवाह होगा, तो फिर आपको चीजें प्रभावित नहीं करेंगी फैमिली की। और मैंने केवल आज परिवार का ही सब्जेक्ट लिया, क्योंकि मेरा था खांसी मुझे कुछ ज्यादा हो रही है, तो इसीलिए मैं समाज के बारे में कल भी मैंने बहुत कुछ बोला था, और पर्टिकुलर समाज क्या है, और कैसे बनता है, और उसकी क्या विचारधारा है, किसको समाज कहते हैं, इस पे हम फिर चर्चा करेंगे, और उस समाज का प्रभाव आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। और मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी को हृदय से मेरा प्रणाम।